नमस्ते दोस्तों, आपने देखा इस कहानी के पहला भाग में कि 3 दोस्त होते हैं। वो किसी गांव में जाते हैं किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में, लेकिन वह गांव भूतिया होता है। जंगल से होकर के वह रास्ता जाता है। वहाँ का एक आदमी होता है सीताराम, जो मना करता है कि रात में आप शहर मत लौटिए। बट ये तीनों ज़बरदस्ती वहाँ से निकल जाते हैं और जंगल में जाकर के रात को फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ इनको प्रेत आत्माएं घेर लेती है। वहाँ पे देखा कि उन्होंने कैसे अपनी जान बचा करके फिर वापस उस आत्माएं की खोज में निकल पड़े थे। तो आइए जानते हैं कि वो तीनों उन सारे आत्माओं को मुक्ति दिलाने में सफल हो पाते हैं या नहीं। कंचनपुर पहुंचकर वह सीधे सेवाराम के घर का पता पूछते पूछते उसके घर पहुंच गए। सेवाराम जी घर पर है? घर के चबूतरे पर झाड़ू लगाने वाली स्त्री शायद सेवाराम की पत्नी थी। हाँ, घर में ही है, अभी बुलात है, कहकर वो अंदर चली गई। और थोड़ी देर में अंदर से सेवाराम कुर्ता पहनता हुआ बाहर आया। अरे साहब जी, आप लोग शहर नहीं पहुँचे क्या? अरे ईका, नील बाबू आपके कपड़े कहाँ गए? लगता है कोई हादसा घट गया क्या हुआ साहब जी? सब ठीक तो है ना? सेवाराम, पहले तो हमारे रुकने और खाने पीने की कुछ व्यवस्था करवा दो, बहुत थक गए हैं। फुर्सत से तुमसे ज़रूरी बात करनी है, सुधांशु बोला। एक काम करो साहब, भीतर चल के चाय पियो, तब तक हम मुखिया जी से गेस्ट हाउस की चाबी ले आते हैं। सेवाराम, ऐसे तुम्हारे घर? नील सकपकाया। साहब, बाजार खुलने में समय है, अगर बुरा नहीं मानो हमारे कमीज़ पहन लो, एकदम नहीं है। वह अपनी पत्नी को शर्ट लाने के लिए अंदर भेज देते हैं। बुराई की कोई बात नहीं सेवाराम, यह तो हमारा प्रेम है। नील ने सेवाराम की शर्ट पहन तो ली, पर लंबाई में छोटी पड़ गई। ओह, यह तो आपके? सेवाराम की बात काटते हुए नील बोला। कोई बात नहीं सेवाराम, शहर में कई बार और कई लोग फैशन के चलते ऐसी शर्ट पहनते हैं और फिर बाजार खुलने पर नई ले लूँगा। ठीक है, आप चाय पियो, हम चाबी लावत है। गांव में कभी कभी सरकारी अफसर आते थे तो उनके रुकने के लिए गेस्ट हाउस बना हुआ था और चाबी मुखिया जी के घर ही रहती है। गोमती ने चाय बनाकर मठरी के साथ दी। नमकीन मठरी के साथ चाय पीकर तीनों को थोड़ा अच्छा लगा। चलो साहब, चाबी ले आया हूँ। सेवाराम लौट आया था। गेस्ट हाउस में उसने 2 कमरे खोलकर चाबी नील के हाथ में दी। साहब, मुखिया जी 2 कमरों की चाबी दिए हैं, आप दोनों एक कमरे में हो जाओ और मेम साहब को एक कमरा दे दो। धन्यवाद सेवाराम, इतनी ही काफ़ी है। आप हमारे खाने की व्यवस्था करवा दो, बहुत भूख लगी है। पैसे की चिंता मत करना, हम लोग तब तक मोबाइल चार्ज कर लेते हैं। बाजार कब खुलेगा? गांव का हाट है, 10 बजे तक खुलत है और 5 बजे बंद हो जाता है। क्या कुछ खरीदे का है? हाँ सेवाराम, एक जोड़ी कपड़े, तभी तो फ्रेश हो पाएंगे ना। नहा ले तो थकान मिटे, नील ने कहा। आप लोगन जैसे फैशन वाले तो कपड़े नहीं मिलेंगे, पर हम लोगन जैसन कपड़े मिल जाएंगे। चलो, अबई गंगा की दुकान खुलवावत है, वो तो घर ही में दुकनियाँ खोल रखी है। जय बात सेवाराम, चलो फिर, सुधांशु ने सेवाराम की टोन में कहा। तो नील श्रुति हंस पड़े। गंगा की दुकान में नील और सुधांशु ने सादा पैंट और कुर्ते खरीदे। श्रुति ने सिंपल सलवार सूट लिया। साधारण पर आरामदायक कपड़े थे। तीनों गेस्ट हाउस लौट आए और नहा धोकर तैयार हो गए। सेवाराम ने ढाबे का नंबर दे दिया था तो नील ने खाना ऑर्डर कर दिया। तीनों खाना खाकर आराम करने लगे। 11 बजे सेवाराम मुखिया जी के साथ मिलने चला आया। साहब मुखिया जी। नमस्ते मुखिया जी। साहब, अब बताइए रतिया के क्या हुआ था? नील सारी बातें बताता है। बहुत समझदारी से काम लिया बाबूजी आपने, नहीं तो जो रात में वहाँ फंसा वो मरा ही मिलता है। वो तीनों बुरी आत्माएं बन गए हैं। तो पहले तो गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे, पर अब उन्हें भी नहीं बख्शते हैं, मुखिया बोले। तीनों कौन? आप जानते हैं उनके बारे में, बताइए हमें भी। दीना, उसका बेटा राजू और उसकी पत्नी झुमरी, उन तीनों की आत्माएं रात के समय आतंक मचाए हुए हैं, मुखिया बोले।
जहाँ तक मैं जानता हूँ जिनकी मृत्यु असमय हुई हो और उनकी आत्मा की शांति के लिए किसी प्रकार का पूजन नहीं हुआ हो, उनकी आत्माएं परेशान करती हैं। कोई बच्चा ही कहाँ उनके परिवार में जो उनके लिए कुछ करता। हुआ क्या था उनके साथ? साहब, हमारे गांव के कुछ पढ़े लिखे लोगों ने शहरों में ट्रेनिंग ली और लोन लेकर यहाँ अपने छोटे छोटे कारखाने लगा दिए। गांव के लड़कों को ट्रेनिंग देने लगे। कारखाने से जो भी उत्पाद होता था उसे शहर में ले जाकर बेच देते थे। हम लोगों की तरक्की के लिए इतना ही बहुत था। पर मुखिया जी कहते कहते रुक गए। पर क्या मुखिया जी? कुछ साल पहले आप ही की तरह कुछ शहर के लोगों ने यहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था। यह एक दवाइयाँ बनाने वाला प्रोजेक्ट था। तब दीना के परिवार ने उनकी बहुत मदद की थी। यहाँ गांव वालों ने तो साथ देने से मना ही कर दिया था, तो वो लोग पास के गांव से मजदूर ढूंढ कर लाते थे। दवाइयों का प्लांट। सेवाराम, ऐसा कोई प्लांट तो तुमने दिखाया ही नहीं। पूरा बनता तो दिखाते। मुखिया जी बोले। सेवाराम, तुम बताए नहीं यहाँ बाहरी लोगों के प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते। मुखिया जी, हम बहुत कोशिश किए पर साफ सुने तब ना। उन्होंने तो ट्रेन से जाते समय यह जगह देखी तो हम यहाँ जगह बतात है पता करके हमारा नंबर खोज लिए। इसकी वजह ऐसा क्या हुआ था? प्रोजेक्ट तो सिर्फ बहाना था। वो लोग मानव अंगों की तस्करी किया करते थे। उन लोगों ने गांव से दूर जंगल में बंगला बनाया तो हम सबको तभी शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो यही बंगला ना बनाते। फिर क्या? हम अपने गांव वालों को अपनी बातों से विश्वास दिला दिए कि यह शहरी लोग का काम कर सब मुसीबत में घिर जाओगे। यह तो मान गए, पर वो तीनों नहीं माने। काहे कि उनसे उन्हें मोटी रकम जो मिल रही थी। मानव अंगों की तस्करी, यह आपको कैसे पता चला? वो ऐसे कि जो भी मजदूरी करने आता उसको वो यहाँ से जाने नहीं देते, और परिवार वाले बुलाने आते तो कहते काम पूरा होते ही भेज देंगे। फिर उनको पगार देकर घर भेज देते। भोले भाले गांव वाले क्या जाने उनके बच्चे क्या झेल रहे हैं। वो उनसे मिलते तो उनके पहरेदार साथ रहते तो वो सच नहीं बता पाते। वो लोग उनके गुर्दे निकाल कर बेच रहे थे, और जो मर जाते उनके बाकी के अंग निकाल कर उन्हें भी जंगल में दफन कर देते, और माँ बाप से कहते कि वो घर लौट गए। किसी ने पुलिस कंप्लेंट नहीं की क्या? कितनों ने की, पर चोर चोर मौसेरे भाई, गांव वालों को ही डांट कर भगा दिया जाता। हम लोगों ने दीना के परिवार को गांव से निकाल दिया और आसपास के गांवों में लोगों को अपने बच्चों को उसके साथ भेजने से मना कर दिया। फिर एक दिन मधुपुर का बिरजू घायल अवस्था में कैसे भी गांव तक पहुंचा और सच्चाई बयां कर दी। सच सुनकर गांव वालों ने शोर मचा दिया। पुलिस को भी कार्रवाई करनी पड़ी। सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, और यह तीनों, गांव वालों ने बंगले को आग लगा दी। यह तीनों जान बचाने के लिए भागे। गांव वालों को पीछे आता देख झुमरी तालाब में कूद गई और डूबकर मर गई। दीना और उसके बेटे को पीट पीट कर मार डाला। बस एक गलती सबसे हुई कि उनके शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया गया था, इसलिए आत्माएं भटक रही है। नील बोला, बाबूजी, भटक ही नहीं रही है, बल्कि शहर वाला यहाँ कुछ करने आए तो उसके पीछे पड़कर उनकी मौत का बदला लेती है। अगर गांव वाला कोई गलती से रात को जंगल में मिल जाए तो डरा डरा के पागल कर देती थी, लेकिन अब मार देती है। साहब इसलिए कहे थे यहाँ कुछ करने की मत सोचो। हम सब तो सीमा मंत्र तंत्र से सील करवाए हैं तो गांव के अंदर सुरक्षित है। सेवाराम, यह समस्या का समाधान नहीं है। कभी ना कभी तो गांव का सुरक्षा घेरा कमज़ोर होगा, तब क्या करोगे? सुधांशु भी अब इन बातों पर विश्वास करने लगा था। सुधांशु की बात सुनकर नील बोला, हाँ मुखिया जी, ऐसे तो इन आत्माओं की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। मैंने नाना जी के यह बात सुनी थी कि अगर अतृप्त आत्माओं का सही से अंतिम संस्कार किया जाए तो वह फिर परेशान नहीं करती। अगर ऐसा नहीं करते तो आगे चलकर प्रेत योनि में प्रवेश करना चाहती है।
तब वो सबके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। नील ने कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मुखिया ने प्रश्न किया। यह तो कोई तंत्र मंत्र का जानकार ही बता सकता है। आप लोग किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो तो फिर चलो मिलकर पूछते हैं, वही कोई समाधान बताएंगे। अगर कोई गड़बड़ हुई तो इस डर से आप निर्दोषों को मरते हुए देखते रहोगे। कल को गांव वालों के साथ ही अप्रिय घटना घटने लगी तब भी आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे। मुखिया जी, इन लोगों की बात काफ़ी हद तक सही है। अब वो आत्माएं गांव वालों को भी नुकसान पहुंचाने लगी है। ठीक है, फिर पहले गांव वालों से इस विषय पर चर्चा करनी होगी। उनको साथ ही लेकर कुछ करना संभव होगा। मुखिया जी शाम को पंचायत में अपनी बात रखते हैं। अधिकतर लोगों की राय नील के पक्ष में थी। कुछ लोग अभी भी डर रहे थे। हम तो सालों पहले ही बोल रहे थे कि इन लोगों को ऐसे मत छोड़ो वरना भूत बनकर सताएंगे, और हमारी बात सच भी हो गई। चलो पहाड़ी वाले बजरंग बाबा के पास, वही तोड़ ढूंढेंगे। भीड़ में से एक बुजुर्ग बोला। चलो सब मिलकर काली पहाड़ी पर बने बजरंग बाबा के आश्रम पहुंच गए और उन्हें सारी समस्या से अवगत कराया। समस्या जानकर बजरंग बाबा बोले, बात इस हद तक बढ़ गई, तब समझ आई है यह बात? पहले ही कहा था, गांव की सीमाओं का बंदेज करके कुछ नहीं होगा। मेरी बात मानकर अंतिम संस्कार कर आत्मा शांति का पूजन कर दो। आप यह सब जानते थे तो फिर आपने ही कुछ क्यों नहीं किया? यूं चुपचाप अपनी तंत्र साधना क्यों करते रहे? नील ने पूछा। बेटा, जंगल में कहाँ क्या कांड हुआ यह मैं कैसे जानूं? इन्होंने जो कहा, जो बताया, उस आधार पर मैंने तंत्र मंत्र से सीमाएं बांध दी। फिर भी कहा था कि यह काफ़ी नहीं है, पर इन्हें लगा शायद दक्षिणा के लालच में मैं यह सब कह रहा हूँ। गलती हो गई बाबा जी, पर अब आप ही कोई उपाय बताइए। मुखिया जी बोले, मैं क्या उपाय बताऊँ? पहले से ही कह रहा हूँ कि उनके कंकाल ढूंढो और फिर विधिवत दाह संस्कार विधि संपूर्ण करो। उनकी आत्मा की शांति के लिए पाठ करवाओ, तभी मुक्ति मिलेगी। पर इस काम को करने में कोई खतरा पैदा हुआ तो? अगर उन आत्माओं ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? मुखिया, तो पहले यह तय कर कौन इस काम के लिए तैयार है। मुखिया जी, दो तो हम हैं, बाकी आप देख लो। नील सुधांशु बोले। मुखिया जी, हम भी तैयार हैं। भीड़ में से 2-3 लोग और बोले। ठीक है, फिर वह लोग भी सामने आए जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया था। सही जगह वही बता सकते थे। नील और सुधांशु को मिलाकर गांव से 8 लोग तैयार हो गए। बजरंग बाबा ने उन सबकी कलाई पर अभिमंत्रित धागा बांध दिया। मुखिया, तुम कुछ लोगों को और साथ में ले लो, और हाँ, गंगा जल, घी और कुछ जलती हुई मसाले साथ में रखना। सुबह होते ही 25 लोगों की भीड़ जंगल के लिए निकल गई। जो अच्छे तैराक थे उन्हें तालाब के तल में झुमरी का कंकाल ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत मकसद करनी पड़ी। बहुत कोशिशों के बाद उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें झुमरी का कंकाल मिल गया। मुखिया जी, झुमरी का कंकाल मिल गया, गुलाब सिंह चिल्लाया। यह कैसे पता कि यह झुमरी ही है? मुखिया जी बोले। भूल गए मुखिया जी, झुमरी का दायां हाथ टूट गया था। तुम ही तो दीना के साथ उसे शहर में भर्ती कराए थे और उसके हाथ में हड्डी की जगह सरिया पड़ाव बताए थे। ओह हाँ, फिर तो यह झुमरी ही है। यह देखो, सरिया उसी हाथ में है। समय के साथ आंधी, बारिश और धूल मिट्टी के नीचे दीना और राजू के कंकाल दफन हो गए थे। काफ़ी खोदने पर उनके भी कंकाल मिल गए। एक विशाल घेरे के अंदर तीनों कंकालों को चिता पर रखकर बजरंग बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और उन कंकालों के ऊपर गंगा जल छिड़का। वैसे ही जंगल में चारों ओर से भयानक सी आवाज़ आने लगी। हवाएं जोर जोर से चलने लगी। सब घेरे के अंदर आ जाओ, जल्दी करो, कोई भी बाहर ना रहे। मुखिया, मसाले जलाओ। बजरंग बाबा चिताओं के चारों ओर चक्कर लगाकर मंत्र पढ़ते रहे। भर्राती हुई, चीखती हुई आवाज़ें भयभीत कर रही थी। अचानक धूल भरी आंधी चलने लगी। चिताओं को आग लगाओ, क्षण भर भी देरी मत करो। बजरंग बाबा का मंत्र पढ़ना बंद हो गया था। उनका आदेश सुनते ही चिता को आग लगा दी गई। नहीं बचोगे, नहीं बचोगे की चीखें धीरे धीरे शांत होने लगी।
धूल छट गई, हवा भी हल्की बहने लगी। झुमरी, दीना और राजू की आत्मा को शांति मिल गई थी। चलो छुटकारा मिला, मुखिया बोले। नहीं मुखिया, अभी कुछ और बाकी है, बजरंग बाबा बोले। क्या बाबा जी? यह जो घेरा बना देख रहे हो, इसके चारों ओर यह अभिमंत्रित कीले ठोक दो। कल सुबह इन अस्थियों को पास की नदी में प्रवाहित कर देना। बस फिर सब शांति हो जाएगी, सब गांव लौट आए। अब हमें इजाज़त दीजिए मुखिया जी। ऐसे कैसे इजाज़त दे दे? इतना बड़ा काम करवाए हो तो खातिरदारी का मौका तो दे दो। मुखिया ने एक दिन और रुकने के लिए मजबूर कर दिया। नील, अब हमें चलना चाहिए। दूसरे दिन सुधांशु ने कहा। नहीं, फिर से शाम होने वाली है, मैं इस समय चलने के लिए तैयार नहीं हूँ, श्रुति डरते हुए बोली। अरे सब ठीक हो गया है श्रुति, और देख अब हमारे सबके हाथ में अभिमंत्रित धागा भी है। और देख गाड़ी को बजरंग बली की छोटी सी मूर्ति वो गोमती भाभी ने दे दी है। अब जब बजरंगी साथ है तो फिर डर कैसा? नील की बात सुनकर श्रुति मुस्कुरा उठी। चलो, तुम नहीं मानोगे, पर क्या करूं, उस दिन का हादसा भुलाए नहीं भूलता। नील, पहले ही पीछे बैठ जा, कहीं फिर से जंगल में गाड़ी रोकनी पड़ी तो। सुधांशु, श्रुति चिल्लाई। मजाक कर रहा हूँ बाबा, बैठो अंदर। अभी प्रोजेक्ट का क्या सुधांशु? नील ने पूछा। छोड़ यार इस बात को, पता नहीं और क्या क्या राज छुपे हो इस जंगल में। हम अपने शहर में भले। क्यों श्रुति? हाँ सच्ची, मैं तो अब कभी नहीं आऊँगी। गांव वालों से विदा लेकर तीनों अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले उस पार्ट को देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और इस कहानी का पहला पार्ट आप तभी देख सकते हो जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो जल्दी से आप इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप आगे भी इसी तरह की कहानियाँ सुनते रहें। और अगर आपके पास भी खुद की कोई हॉरर स्टोरीज़ या भूतिया कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी कहानियों को आवाज़ ज़रूर दूंगी। मेरी इंस्टा आईडी है digitaldiव्या001। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।